कृषकों का लंबा आंदोलन, प्राकृतिक आपदाओं की मार हमारी आर्थिक व्यवस्था को छिन भिन करके रखे हुए, युवाओं में असंतोष है, वैकेंसी निकलती है, एग्जाम होते हैं और उनका अपॉइंटमेंट नहीं होता, उनको नौकरी नहीं मिलती है। कई बार हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा कैसे है? तो हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा इसलिए है कि जो युवा वर्ग है, मोस्टली लोगों को बैंक से हमने एजुकेशनल लोन दिया, पर थोड़ी देर के लिए हम उसको सामाजिक पहलू या मानव के पहलू से अलग हट के भी सोचेंगे, व्यवसायिक पहलू से भी देखेंगे, तो हमारे लिए ये एक व्यवसाय का भी मुद्दा है कि जब हमने उनको एजुकेशनल लोन दिया तो कुछ दिनों के बाद उनको पैसा वापस करना होगा, और जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसा वापस नहीं होगा, और जब पैसा वापस नहीं होगा तो हमारा एनपीए बढ़ेगा। जब एनपीए बढ़ेगा तो हमको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, मतलब सरकार बोलेगी आप घाटे में चल रहे। ये सरकार का खेल है। आज आप देखेंगे कि बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है। 16 अगस्त को जो एक राष्ट्रीय था, एसएससी के वैसे लोग जिन्होंने मेडिकल कंप्लीट कर दिया था 2018 में क्लियर था, उनको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिली, और जब वो लोग जंतर मंतर पर धरना कर दे गए तो उनके साथ की संगठन इसकी भर्त्सना करता है, और हमारा संगठन सरकार से इस बात की मांग करता है। तो मुद्दा तो छोड़े ही सरकार युवाओं को बेरोजगार, जो बेरोजगार युवा है, विभिन्न एग्जाम आज देश में कई संगठन है युवाओं के, बड़े बड़े एक संगठन है युवा हल्ला बोल। मैं देखता हूँ, मैं बहुत नजदीक से उनको सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि कैसे बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ गरीब तबके के बच्चे, वहाँ जात पात की कोई राजनीति नहीं है, वो गैर राजनीतिक संगठन है, और जब वो अपने विषय में उसको लिखते हैं तो हमको काफी क्षोभ होता है कि आखिर वो इस देश में उनके साथ क्या हो रहा है। उसी तरह की स्थितियां हैं कि आज ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, सभी जगह रोजगार लोगों को मुहैया नहीं है, और रोजगार नहीं मिलने की वजह से लोग 2 जून की रोटी लोगों को नसीब नहीं हुई। कोरोना काल में सरकारी अस्पताल में लोगों को किस तरह से ट्रीट किया गया, ये कहा गया कि सरकारी अस्पताल में आपको टीका फ्री में मिलेगा, तो टीका था नहीं, और प्राइवेट अस्पताल में जब आप टीकाकरण होगा आपका तो आपको उसके लिए पैसे ले। आज ये सरकार एक नई नीति लेकर के आई है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, यानी कि जितनी सरकार उनको दीजिए। सरकार का ये कहना है कि उनको 6 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। सरकार ने जितना बड़े बड़े कॉर्पोरेट का लोन माफ कर दिया, अगर वही सरकार उसको वसूल लेती तो ये 6 लाख करोड़ की जरूरत नहीं पड़ती। और आज भी अगर सरकार करे, कानून बनाए, डिफॉल्टर्स और कॉर्पोरेट से यारी तोड़े, वसूली की प्रक्रिया को और कठोर बनाए, बिल्कुल डिफॉल्ट को क्रिमिनल एक्ट माने, बैंकिंग व्यवस्था तो खुद सुधर जाएगी। आज एक व्यक्ति 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लेता है, पहले 5 रुपए में मिलता था। एक गरीब व्यक्ति वहां चाय बेच करके उसका जीविकोपार्जन होता था, आज उसके पास खाने का साधन नहीं। ये बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, और सरकारी जो संस्था है उनके आप जो आंकड़ों को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जुलाई से अगस्त तक 8 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार। तो देश की जो स्थिति है वो बहुत भयावह बनी हुई है। सभी जो लाभ कमाने वाले क्षेत्र हैं उनको निजी हाथों में अनौपचारिक दाम में दिया जा रहा है। अतः हम सरकार के निजीकरण का विरोध करते हैं।
समाज में बढ़ती हुई दमनकारी नीति है सरकार की, जिस तरह से दमन के रास्ते पर सरकार चल रही है, किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, जिस तरह से निचले तबके के लोगों के साथ व्यवहार कर रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हम नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की भर्त्सना करते हैं कि आज सरकार एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनीज, हाईवेज, गैस पाइपलाइंस, ये सभी चीजों को हाउसेस को देगा तो कल को आपको क्या होगा? आप जब गाड़ी खरीदेंगे तो रोड टैक्स, और रोड पे चलेंगे तो उसका अलग से टैक्स, अगर कहीं साइड में आपने गाड़ी खड़ा कर दिया तो उसका अलग से टैक्स, पता चलेगा कि आप तो बर्बाद। टैक्स आपका, चाहे आपने इनकम टैक्स के रूप में दिया हो, चाहे आपने जीएसटी के रूप में दिया हो, चाहे आपने सेल टैक्स के रूप में दिया हो, आप ही का पैसा, आपके पैसा से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथ इसलिए दे रही है कि वही वो पूंजीपति हैं जो सरकार को आज सरकार बनाने में, उनको इलेक्शन जिताने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं, और सरकार अब उनको रिटर्न दे रही है। 2024 ज्यादा दूर नहीं, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र के, बीमा क्षेत्र के, रेलवे के या बाकी जितने भी पीएसयू हैं, उनके सभी अधिकारी और कर्मचारी संगठित हो रहे हैं, और हम इस सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। आज हम यहाँ आप लोगों से मुखातिब हैं, कल हम चेन्नई में होंगे, AIBOC की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें जो आगामी हमारा कदम होगा, आंदोलन को हम किस और ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे और ज्यादा हम लोगों तक पहुंचेंगे, उस विषय पर मंथन, और हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि अगर हम नहीं लड़े इस बार, तो इस देश की का आर्थिक आजादी रहने वाला नहीं है। हम आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों के रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, और आपस में लोगों को लड़ा करके धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, और सरकार चाहती है कि अंग्रेजों का की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, उस पर चलने वाली है। इस बार सभी लोग सभी को समझ गए हैं, और हर तबके के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि सरकार की, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं, हम सरकार की उन नीतियों के विरोधी हैं जो जन विरोधी नीतियां, और जो भी जन विरोधी नीतियां हैं हम उसका विरोध करेंगे। हम उससे डायरेक्टली अफेक्टेड होते हों ना होते हों, एक देशवासी होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और बाकी जितने भी संगठन हैं, आज हम तरह तरह से अपना कैंपेन चला रहे हैं, हम ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, फेसबुक पर कैंपेन चला रहे हैं, हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और आप लोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, आप लोग तो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ, you are the fourth pillar of this democracy. Enough is enough. Now you should raise your voice. You should come with us, despite your own compulsions. That who are the owners of these media houses, that we know. But as a citizen of this country, this is my permanent appeal to all of you. That you should stand and you should fight to save the nation. Thank you.